शीर्षक ये बड़ा दिलचस्प है, आसमान में नदियां। हाँ, सुनने में ही काफी काव्यात्मक और थोड़ा दार्शनिक भी लगता है। बिल्कुल। और जो विश्लेषण हमने देखे हैं वो भी यही इशारा करते हैं। हाँ, और ये विश्लेषण किताब की गहराई को समझने में मदद करते हैं। नमस्कार, आज हम एलिफ शफाक की किताब देयर आर रिवर्स इन द स्काई पर आधारित कुछ सामग्री पर बात करेंगे। शीर्षक ये बड़ा दिलचस्प है, आसमान में नदियां। हाँ, सुनने में ही काफी काव्यात्मक और थोड़ा दार्शनिक भी लगता है। बिल्कुल। और जो विश्लेषण हमने देखे हैं वो भी यही इशारा करते हैं। हाँ, और ये विश्लेषण किताब की गहराई को समझने में मदद करते हैं। हमारा मकसद भी आज यही है कि इनके जरिए किताब के जो मुख्य विषय हैं, जैसे आध्यात्मिकता, पहचान, यादें, इन्हें शफाक ने कैसे बुना है उसे समझें। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि ये किताब, जैसा कि पता चलता है, सिर्फ एक बाहरी सफर की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह असल में एक अंदरूनी यात्रा ज्यादा महसूस होती है। अपनी जड़ों को, अपनी आस्थाओं को, अपने अतीत को समझने की एक कोशिश। सही कहा। एक तरह से ये पाठक को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। हाँ, और इस अंदरूनी यात्रा को शफाक की जो लिखने की शैली है वो और प्रभावी बनाती है ना? बिल्कुल। सामग्री में उनकी भाषा की बहुत तारीफ है। उसे लयबद्ध कहा गया है, जैसे जैसे कोई गीत हो। कविता और गद्य का संगम जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। गद्य है पर उसमें एक संगीत है, और रूपकों का मतलब मेटाफर्स का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है। अच्छा। छोटी साधारण चीजों से गहरे मतलब निकाले गए हैं। और वो सूफी कल्पना यानी सूफी इमेजरी, उसका भी जिक्र है। वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहानी को एक अलग, एक गहरी आध्यात्मिक परत देता है। सूफी दर्शन का असर साफ महसूस होता है उसमें। कैसे, मतलब किस तरह से? जैसे जहां छोटी चीजें बड़े रहस्य खोल देती हैं, और एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है जिसका जिक्र बार बार आता है। हाँ। वो नायक का सपने में एक पुरानी मस्जिद में अपने ही अक्स से मिलना। ओ, ये तो काफी गहरा है। हाँ, और इसे सिर्फ किरदार का बदलना नहीं माना गया है, बल्कि ये एक तरह का कह सकते हैं आध्यात्मिक पुनर्जन्म है, स्पिरिचुअल रीबर्थ। आध्यात्मिक पुनर्जन्म, वाह! ये सोचने पर मजबूर करता है कि खुद से मिलने का मतलब क्या है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और चीज जो सामने आती है वो है इसका बहुसांस्कृतिक नजरिया। हाँ, वो भी है। कैसे तुर्की, मध्य पूर्व, यूरोप, ये सब दुनियाएं एक कहानी में घुल मिल जाती हैं। सही कहा। और विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि ये जुड़ाव कितना सहज है। ऐसा नहीं लगता कि थोपा गया है। मतलब अलग अलग संस्कृतियों के तत्व बिना किसी टकराव के एक साथ रह सकते हैं। हाँ, एक ही किरदार की पहचान का हिस्सा बन सकते हैं, और ये चीज आज की दुनिया के लिए काफी प्रासंगिक लगती है। और यहीं पे शायद वो पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स वाला पहलू भी आता है जिसका जिक्र था। वो थोड़ा समझाएंगे? हाँ, पहचान की राजनीति मतलब कैसे आजकल अलग अलग समूह अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास के आधार पर समाज में अपनी जगह और अधिकार मानते हैं। हाँ। तो इस सब के बीच एक आम इंसान अपनी निजी पहचान कैसे संभालता है, कैसे बनाता है, ये संघर्ष दिखाया गया है। अच्छा, तो ये तनाव है। हाँ, और विश्लेषण कहते हैं कि किताब इस तनाव को बड़ी संवेदनशीलता से पकड़ती है। ये शायद उन लोगों को ज्यादा पसंद आए जो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, या जो दिल और दिमाग के बीच एक पुल बनाना चाहते हैं। दिलचस्प है कि कैसे रूहानियत और पहचान की राजनीति जैसे मुद्दे एक साथ पिरोए गए हैं। सामग्री में इसकी तुलना पौलो कोएल्हो, रूमी या खलील जिब्रान से भी की गई है। ये तो काफी ऊंची बात हो गई। हाँ, ये तुलना शायद इसलिए है क्योंकि किताब में विचारों की गहराई और एक तरह की भावनात्मक अपील है जो इन लेखकों के काम में मिलती है। मतलब जैसा विश्लेषण बताते हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, जिंदगी के बड़े सवालों पर एक चिंतन जैसा है। तो अगर हम सार निकालें जो सामग्री हमने देखी, उसके हिसाब से ये किताब इंसान के अंदरूनी जीवन, उसकी पहचान की तलाश और आध्यात्मिकता की एक गहरी, बहुत काव्यात्मक खोज है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो रूह को छू सकती है। और जैसा आपने कहा, ये याददाश्ता और पहचान की राजनीति के बीच जो व्यक्ति का संघर्ष है, उस पर भी रोशनी डालती है। बिल्कुल, और यहीं से एक विचार मेरे मन में आ रहा है जिस पे शायद और सोचा जा सकता है। हाँ, बताइए। कि आज की दुनिया में जहां संस्कृतियां इतनी तेजी से इतनी ज्यादा घुल मिल रही हैं, हमारी अपनी यादें और हमारी सामूहिक यादें, ये हमारी पहचान को आखिर किस हद तक बनाती हैं और किस हद तक बदलती हैं। वाकई ये एक अहम सवाल है सोचने के।